नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री 2.0 यानी कि 2.0 कार्यकाल का पहला विस्तार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में पहली बार कैबिनेट विस्तार बुधवार को हुआ। इस कैबिनेट विस्तार में यूपी के 7 चेहरों को मंत्री बनाया गया है। इस विस्तार के साथ ही बीजेपी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कवायद भी तेज कर दी। इसके साथ ही अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से सभी वर्गों को साधने की कवायद है। कैबिनेट विस्तार में 3 एससी वर्ग और 3 ओबीसी वर्ग के मंत्रियों को शामिल किया गया है, तो वहीं एक ब्राह्मण चेहरे को तरजीह दी गई। मिर्जापुर विंध्याचल क्षेत्र से अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है, तो वहीं ओबीसी वर्ग से आती हैं अनुप्रिया पटेल। मंत्रिमंडल में जगह देने के साथ ही बीजेपी अपने सहयोगियों को एकजुट रखना चाहती है। अवध क्षेत्र में लखनऊ से कौशल किशोर को हाउसिंग अर्बन राज्य मंत्री बनाया गया है, जो कि एससी वर्ग से आते हैं, तो वहीं रुहेलखंड क्षेत्र से बदायूं के बीएल वर्मा को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन राज्य मंत्री बनाया गया है, जो कि ओबीसी वर्ग से आते हैं। पश्चिम यूपी की अगर बात की जाए तो आगरा के सांसद एससी बघेल को कानून राज्य मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, जो कि एससी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। रुहेलखंड क्षेत्र के लिए खीरी से सांसद अजय मिश्रा टेनी को गृह विभाग में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो कि मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल यूपी से एकमात्र ब्राह्मण चेहरा है। हालांकि अजय मिश्रा के नाम के साथ सभी शॉक हो गए थे, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि रीता वगुड़ा जोशी या फिर हरीश द्विवेदी में से एक नाम हो सकता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा को मंत्रिमंडल में लघु मध्यम उद्योग राज्य मंत्री का पदभार सौंपा गया है, जो कि एससी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा पूर्वांचल क्षेत्र की अगर बात की जाए तो महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है, जो कि ओबीसी वर्ग से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो से ब्यूरो चीफ है आप। अनिल, जिस तरीके की तमाम सोशल इंजीनियरिंग के बाद कैबिनेट विस्तार हुआ है और इसमें साफ तौर पर झलकता है कि उत्तर प्रदेश चुनावों को, आगामी विधानसभा चुनावों को विशेष तरजीह दी गई है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी का जो मिशन 22 है वो यही है कि जो हिट है वही फिट है। तो इसमें पूरा फार्मूला वही रखा गया है जो 2014 में के चुनाव के दौरान था। इसमें जैसे आप बता दें, जैसे एससी को शामिल किया है, 2 एससी उत्तर प्रदेश के लिए गए हैं, लेकिन जाटो नहीं, जाटो समाज को इन्होंने इस बार भी शामिल नहीं किया है। जाटो चूंकि मायावती के घोर समर्थक है, इसलिए इस बार भी जाटो समाज नहीं लिया गया है। इसमें कौशल किशोर है पासी समाज के और भानु प्रताप जो ये है कोरी समाज के। तो कोरी समाज के एससी है और ये पासी समाज के किशोर है। तो जिस तरीके से एससी को इन्होंने साथ की कोशिश की है, तो जो जातियां इनके साथ है वो कहीं से बिछड़ने न पाए, और ये मान लिया गया है कि जाटो समाज उस लेवल पे नहीं आएगा जिस तरीके से उम्मीद की जाती है। वह उसी प्रकार ओबीसी में बात करें, ओबीसी में 2 कुर्मी, जहां जिस प्रकार से इन्होंने गंगवार को, संतोष गंगवार को बरेली के उनको हटाया, वैसे ही संतोष गंगवार को हटाने के बाद जिस तरीके से दो कुर्मी अनुप्रिया पटेल और पंकज चौधरी को शामिल किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कुर्मी वोट, क्योंकि इनका स्थायी वोट है, कुर्मी वोट निश्चित रूप से इनका स्थायी है। इसमें देखिए, इसमें ओबीसी में बता दें, ओबीसी में कहीं भी यादव नहीं है, यादव को इसके मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया। इससे जाहिर है जाटव यादव से परहेज रखा है। और जो कुर्मी है और लोधी समाज है, लोधी समाज है के हैं बीएल वर्मा जी, जो कि बदायूं से प्यार करते हैं और कल्याण सिंह जी के बहुत नजदीकी सहयोगी रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए जो और इस मंत्रिमंडल विस्तार से अंकुर जी, कहीं ना कहीं ये भी संकेत मिलता है कि समाजवादी पार्टी को अपना अपोनेंट स्वीकार कर लिया है, और ये उनकी कहीं ना कहीं कामयाबी है। चलिए, आपसे मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। इस बीच तमाम जो शपथ लेते हुए मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, उनकी एक बार तस्वीर तमाम दर्शकों को दिखा देते हैं। यार, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, बीएल वर्मा, पंकज चौधरी, भानु प्रताप सिंह वर्मा, अजय भट्ट उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि तीरथ सिंह रावत का नाम आगे चल रहा था, लेकिन अजय भट्ट को तरजीह दी गई है। एससी सिंह बघेल, अजय कुमार भट्ट को तरजीह दी गई है। एससी सिंह बघेल, अजय कुमार मिश्रा।
इसी तरीके से ये 8 मंत्री आपकी टीवी स्क्रीन पर शपथ लेते हुए इनकी तस्वीरें हस्ताक्षर कर रहे हैं। पद और गोपनीयता की शपथ इन्होंने ली है। अनिल के अंकुर जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। तो मैं बता रहा था कि जिस तरीके से इन्होंने जातीय समीकरण को बनाया है, अब बात उठती है सत्यपाल सिंह बघेल। सत्यपाल सिंह बघेल है, ये धनगर समाज के हैं। धनगर समाज ऐसी चल रहे हैं प्रदेश सरकार से। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों को साधने के लिए शुरुआत में जो तीन नाम आए थे, एक नाम था अजय मिश्रा टेनी का, दूसरा नाम था सीता बगुड़ा जोशी का, और तीसरा नाम था हरीश द्विवेदी, जो बस्ती से दोबारा सांसद हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, जो बगुड़ा है, तो रीता बगुड़ा जोशी को लेकर ये बात तय थी कि अगर वो आती है तो मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में समीकरण ठीक होंगे, लेकिन उन्होंने नहीं शामिल किया गया। उनके प्रीवियस स्थिति देखी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में बीते दिन पहली बार कैबिनेट का विस्तार होता है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार का दावर नेताएं उम्र का हवाला देते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजनीति के सूरमा संतोष गंगवार के इस्तीफे से बरेली के लोगों में मायूसी छा गई है। हालांकि उनके शुभचिंतक और पार्टी से जुड़े करीबी नेताओं का कहना है कि गंगवार को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है। संतोष गंगवार इससे पहले लोकसभा में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के साथ साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा विज्ञान एवं तकनीकी राज्य मंत्री भी संतोष गंगवार रह चुके हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से खतों का खेल संतोष गंगवार की तरफ से खेला गया, उसका भी परिणाम है ये कि उनको इस्तीफा देना पड़ा है और पार्टी ने किनारा उनसे। तो वहीं प्रदेश के 825 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन आज दाखिल किए जाएंगे। सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर को 3 बजे तक, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच भी होगी। शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर को 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर को 3 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना करते हुए परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। उसी दिन परिणाम घोषित हो जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना तक के समय के लिए केंद्रों पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से विशेष इंतजाम किए हैं। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में बाजी मार चुकी भाजपा ने अब क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनावों में भी विपक्षी दलों का सफाया करते हुए गांव की सरकार पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। पार्टी ने क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में 20 से 30% तक ब्लॉगों में अपने उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचन के लिए ताकत झोंक दी है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में सुभाष जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, और साथ में पवन हमारे साथ मुजफ्फरनगर से मौजूद है। पूर्वांचल और पश्चिमांचल का क्या हाल होगा वो आपको दिखाने की कोशिश है। पवन हमारे साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर से। पवन, क्या कुछ अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं, पूजा में इस वक्त सदर ब्लॉक पर खड़ा हूं। जहाज जनपद मुजफ्फरनगर में आज 9 ब्लॉक प्रमुखों के पद पर नामांकन हो रहे हैं और जहाज पर मैं खड़ा हूं सदर ब्लॉक पर। एक बड़ी बहुत टफ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता था यहाँ पर, लेकिन यहाँ अभी केवल 1-2 ही नामांकन है और दोनों ही पति पत्नी के हैं और दोनों ही अनारक्षित में आते हैं जो आज यहाँ नामांकन करेंगे। अगर एक का भी पर्चा क्लियर हो जाता है तो दूसरा बिना उसके वोटिंग के ही चुन लिया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर में 9 ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं। बहुत ज्यादा टफ है ये और सभी पर पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। मेरे पीछे आप देख भी सकती है कि मैं लगा हुआ है, वहां से निकल के ही सुरक्षा व्यवस्था चेक कराने के बाद ही गेट से अंदर प्रवेश होगा और नामांकन के लिए बाई साइड में यहाँ पर खिड़की बनी हुई है जहां नामांकन होगा। ठीक है पूजा, ठीक है पवन, आपका रुख मैं वापस से करूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ में गोरखपुर से जुड़े हुए हैं सुभाष। सुभाष, क्या कुछ अपडेट है? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल पूजा जी, आवाज आ रही है यहाँ पे। आपको बता दें कि गोरखपुर में मौसम का तापमान पूरी तरीके से गिरा हुआ है, लेकिन सियासी तापमान बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा हुआ है और सीधा यहाँ मुकाबला जो है
बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, क्योंकि जो है पिछले चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी ने तमाम आरोप लगाए कि उनको जो है पर्चा दाखिला नहीं करने दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि कुल 20 ब्लॉक में यहाँ पे जो है 20 ब्लॉक प्रमुख के लिए जो है नामांकन आज होना है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरी तरीके से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। और आपको बता दें कि बीजेपी ने कल अपनी 20 ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों की लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपनी लिस्ट नहीं जारी की है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि हम जो भी कदम उठाएंगे फूक फूक के उठाएंगे, क्योंकि बीजेपी से उनका सरकार पे जो है गोरखपुर के जिला प्रशासन पे तमाम उनका आरोप है कि यहाँ पर्चा नहीं खरीदने दिया जा रहा है, या हमारे जो प्रत्याशी हैं या जो हमारे बीडीसी और आपकी बात से ये साफ जाहिर है सुभाष की समाजवादी पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में काफी ज्यादा उनको रिस्क उठाना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव का जिक्र हो रहा था तो खबर भी अखिलेश यादव से जुड़ी हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के हुए चुनाव में हार का सामना करने के बाद अब समाजवादी पार्टी की कोशिश ये है कि 10 जुलाई को होने वाले 825 यानी कि आज जो आगामी चुनाव होंगे 825 ब्लॉक प्रमुखों के पद के लिए अपने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताया जाए। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रणनीति भी तैयार करने में लगे हुए हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी इस दौरान लगाए। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत चुनावों को भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रभारी निरीक्षक, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और समर्थकों की सूची मांग रहे हैं। ये लोकतंत्र का गला घोटने की दूसरी कवायद है, क्योंकि भाजपा जानती है कि अपने बूते कोई चुनाव जीतना उनकी बस की बात है ही नहीं। तो वहीं सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने पार्टी कार्यालय पर नामांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 जुलाई को होने वाले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में प्रशासन पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव कराए, और ये भी कहा कि आयोग के निर्देशानुसार पूरी तरीके से प्रशासन को निर्देशों का पालन करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने वीडियोग्राफी कराने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो, साथ में जब मतदान हो रहा हो और मतगणना हो रही हो, तीनों ही प्रक्रिया की वीडियोग्राफी जरूर करवाई जाए। कमरे में बैठकर की जाने वाली पुलिसिंग अब चलने वाली नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अधिकारी फील्ड पर निकले और लोगों और पुलिस के बीच का जो संबंध है उसमें सुधार आए। ये सख्त निर्देश डीजीपी मुकुल गोयल ने दे दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सभी जिलों के एससी और एसएसपी और एसपी को निर्देशित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली बार अधीनस्थों से मुखातिब हुए थे डीजीपी। अपनी प्राथमिकताएं उन्होंने गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए। इस दौरान मुकुल गोयल ने कहा कि किसी भी घटना की तत्काल एफआईआर दर्ज हो और वरिष्ठ अधिकारी भी यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचे, निरीक्षण करें। रुक करेंगे खबरों में देवभूमि का। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल में हुए विस्तार में ऐसा परिवर्तन हुआ कि सब हक्के बक्के रह गए। इसमें कई मंत्रियों ने कैबिनेट में जगह बनाई तो कईयों ने गंवाई है। विस्तार से पहले कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, जिसमें हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद और मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हैं। निशंक के इस्तीफे के बाद अब उत्तराखंड के कोटे से सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली है। अजय भट्ट को राज्य मंत्री रक्षा और राज्य मंत्री पर्यटन का जिम्मा सौंपा गया है। भट्ट उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। पीएम मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद तय माना जा रहा था कि उनको मोदी कैबिनेट में जरूर जगह मिलेगी, और वैसा ही हुआ। तीरथ सिंह रावत को दरकिनार करते हुए उन्हें स्थान मिला है। कैबिनेट मंत्री बनी केंद्र सरकार में कितनी मजबूती मिलेगी प्रदेश को? बहुत मजबूती मिलेगी। अजय भट्ट जी हमारे बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं और उत्तराखंड को निश्चित रूप से उनके बनने से बहुत लाभ मिलेगा। और जो उत्तराखंड राज्य और केंद्र के बीच में जो चीज़ें कहीं पर उनकी रफ्तार अगर धीमी है
तो उस रफ्तार को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, अच्छा समन्वय का काम करेंगे और उससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को बहुत फायदा होगा। भारत की प्रभुता और अखंडता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अजीत, अजय भट्ट को कैबिनेट में जगह मिली और रमेश पोखरियाल निशंक जो कि काफी बड़े ओहदे पर थे, मंत्री थे, कद्दावर थे, काम में कोई कमी नहीं, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या किस तरीके से देखा जाए, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो जगह है उसमें कमी आई है? क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है कि उत्तराखंड के चुनाव, आगामी जो चुनाव हुए वो उनके हाथ से जा रहे हैं? बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। जिस तरह से अप्रत्याशित फैसला मोदी कैबिनेट से कहा जा सकता है कि एक तरफ मोदी कैबिनेट को विस्तार किया गया, तो उत्तराखंड को भी ये उम्मीद है क्योंकि उत्तराखंड से अब एक और व्यक्ति को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले जिस तरह से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार सांसद हैं और सेंटर में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के पद पर बैठे थे, उन्होंने एक अपने पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद इस तरह के हलचल उत्तराखंड में होने लगी। कैसे डॉक्टर निशंक ने क्यों इस्तीफा दिया, हालांकि उनके इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों को बताया गया है और पिछले लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा से वो कोरोना के चलते बीमार भी थे, तो कारण जायज माना जा रहा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि इसके चलते उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़े। और अब जब नैनीताल सांसद डॉक्टर अजय भट्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक ये उम्मीद जरूर जगी है कि चलिए उत्तराखंड का कोई प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में शामिल जरूर है। लेकिन जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार में बड़ा फेरबदल हुआ और खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री यहाँ पर नियुक्त किया गया है, और अब जब केंद्र सरकार में सीधे तौर पर अजय भट्ट को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो कुल मिलाकर जो साफ शब्दों में अगर उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों पर नजर डाली जाए तो केंद्र और भाजपा की सीधे तौर पर अब जो पकड़ है वो कुमाऊं मंडल पर होती हुई नजर आ रही है। जिसका सीधा से एक बड़ा कारण अगर समझा जा सकता है तो वो ये है कि जो हरीश रावत है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है, महासचिव है, उनका सीधा सीधा जो दखल है वो कुमाऊं मंडल से आता है और उत्तराखंड की राजनीति के वो बड़े चेहरे हैं। ऐसे में अगर कुमाऊं से ही मुख्यमंत्री होगा, कुमाऊं का ही कोई केंद्र सरकार में मंत्री होता है, तो सीधे सीधे जो घेराबंदी होगी वो हरीश रावत की तरफ को होती हुई जरूर नजर आ रही है। हालांकि इसके मायने आने वाले चुनाव में कितने निकल पाएंगे ये भी देखना होगा। फिलहाल अभी तक उत्तराखंड के लिहाज से अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर जो घेराबंदी है वो हरीश रावत को होती हुई नजर आ रही है। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जरूर इस्तीफा दिया है, लेकिन वो भी सक्रिय राजनेता है। उत्तराखंड की राजनीति की बात हो चाहे फिर वो सेंट्रल की राजनीति की बात हो, पूरी तरह से जो उनका यूज होगा वो साफ तौर पर उत्तराखंड की राजनीति में होता हुआ नजर आएगा। और 8 महीने शेष बचे हैं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को, बिल्कुल एक बड़ा नाम है। बिल्कुल अजीत, बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि रमेश पोखरियाल निशंक हो सकता है कि अब सीधे तौर पर उत्तराखंड की राजनीति में दखल उनका देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को योग गुरु बाबा रामदेव ने बेहतरीन बताया है। रामदेव ने कहा कि पीएम मोदी दूरदर्शी नेता हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस प्रकार मोदी जी ने समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिखाया है, उससे सबका साथ सबका विकास का मंत्र जो है वो सार्थक होता नजर आ रहा है। आदरणीय मोदी जी एक बहुत ही दूरदर्शी नेता है और सब वर्गों को, सब देश को, सब प्रांतों को प्रतिनिधित्व देते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो उनका सपना था, उसके अनुरूप नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। हम आश्वस्त हैं, देश के लिए मंगलकारी होगा ये मंत्रिमंडल। तो ये कहना है रामदेव का कि देश के लिए मंगलकारी होगा ये मंत्रिमंडल। कितना मंगलकारी होगा वो देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक आज से शुरू हो रही है। इस बैठक के लिए बुधवार को संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी चित्रकूट पहुंच गए हैं। तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के 7 दिवसीय चित्रकूट दौरे का आज तीसरा दिन है। संघ प्रमुख आज क्षेत्रीय प्रचारकों के साथ बैठक कर रहे हैं, जहां पर दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं आज से राष्ट्रीय चिंतन शिविर की भी शुरुआत हो रही है। ये शिविर 12 जुलाई तक जारी रहेगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।